गाइस, कंपटीशन दोस्त चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ को चैप्टर वाइज। इससे पहले हमने जो मैथ में बहुत सारे वीक जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हमने एक सीरीज शूट की है जिसमें 7 से 8 वीडियो हैं दोस्तों। तो उस सीरीज में हमने बताया कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनकी जो वीकनेस होती है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको टीचर अक्सर बताते नहीं हैं, ये सोच के कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट जानता होगा। तो जो लोग वाकई में वीक हैं बहुत ज़्यादा, वो उस सीरीज को पहले जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज पहले लेक्चर में हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या है, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के बारे में हम जानेंगे कि संख्याएं कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम एक चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं एक चार्ट के जरिए कि संख्याओं को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, अगर हम सभी संख्याओं की बात करें तो सभी संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक रियल नंबर जिनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और एक इमेजिनरी नंबर जिनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो काल्पनिक संख्याओं की तो हम बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? काल्पनिक संख्या होती है जो रूट के अंदर नेगेटिव संख्या होती है, इतना आप जान लीजिए अभी। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों ये काल्पनिक होती है, हम बाद में बताएंगे। और एक आपको और जो दूसरी टाइप की संख्या होती है वो होती है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। मतलब सभी संख्याओं को पहले दो भागों में बांटा गया है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी की बात यही खत्म हो जाती है, हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परमेय संख्याएं, और इरेशनल को हम कहते हैं अपरमेय संख्याएं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम इन सभी जो जितनी भी संख्या हैं, इन सभी संख्याओं के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कौन सी संख्या किस संख्या के अंदर आती है, किस कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। तो रियल नंबर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परमेय और अपरमेय। अब इसकी मतलब इसको हम दोबारा नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन मतलब P/Q का फॉर्म, और इंटीजर पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर मतलब था पूर्णांक। तो अब इसको हम फर्दर बांट नहीं सकते हैं। अब फिर से हम इंटीजर को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो वो दो पार्ट कौन से हैं? एक नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो संख्या नेगेटिव होंगी, जो पूर्णांक नेगेटिव होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, और दूसरा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में जीरो भी शामिल होता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो पूर्णांक को, इंटीजर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। अब होल नंबर को हम फर्दर दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यानी शून्य और प्राकृतिक संख्या। ये था आपका संख्याओं का वर्गीकरण, हमने एक चार्ट के द्वारा समझाया। अब हम एक एक करके सारी संख्या आपको समझाएंगे कि कौन सी होती है। गाइस, जान लेते हैं सारी संख्याओं को हम एक एक करके कि क्या होती है ये। तो पहला लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि जिन संख्याओं से हम काउंटिंग करते हैं, मतलब गिनती करते हैं, उन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि जैसे कोई कक्षा है, उसमें हमने कह दिया कि इस कक्षा के छात्रों की संख्या टोटल करके बताओ। तो हम क्या करेंगे, जब हम काउंटिंग करेंगे तो एक से स्टार्ट करेंगे, न कि जीरो से, ठीक है। तो एक से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो एक से लेके इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। अब बात आती है पूर्ण संख्याओं की, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दें, नेचुरल नंबर्स तो हैं ही सारे, अगर हम उसमें जीरो भी ऐड कर दें, जीरो भी हम इसमें इंक्लूड कर दें, तो जो संख्याओं का सेट बनता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, या होल नंबर्स। तो जीरो से लेके इनफाइनाइट ये सारी संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इनफाइनाइट, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को सम्मिलित रूप से अगर हम चिन्हों के साथ लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों के साथ हम इन सभी संख्याओं को लिखते हैं, तो इन संख्याओं का जो सेट बनता है इसको हम कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में पॉजिटिव संख्याएं भी होंगी और नेगेटिव भी संख्या होंगी। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की सारे इंटीजर्स इसमें शामिल हो जाएंगे।
तो माइनस इनफाइनाइट के बाद कुछ नंबर होगा डॉट डॉट, ठीक है, पीछे पीछे आते हुए ये कितना आ जाएगा -4 -2 -3 -1 0, इसके बाद पॉजिटिव होने लगेंगे और पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 करके ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। यानी जीरो के दोनों तरफ हम चाहे जितना बढ़ सकते हैं। जीरो से पहले अगर जाएंगे तो -1 -2 -3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और इसी तरीके से जीरो के बाद अगर हम जाना चाहें तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। तो ये सारे इंटीजर कहलाते हैं। ओके, अब बात आती है सम संख्याओं की। तो सम संख्याओं तो सभी लोगों को पता ही है कि सम संख्याएं क्या होती हैं कि जिन संख्याओं में 2 का एग्जैक्टली भाग चला जाए, ठीक है, जिन संख्याओं में 2 का पूर्णतया भाग चला जाए उसको हम कहते हैं सम संख्या। तो कौन सी होती है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सीख रखा है 2 4 6 8 10, ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है, सम संख्या। आज से आप ये भी समझो कि जीरो भी सम संख्या है दोस्तों, जीरो भी सम संख्या है। तो 0 2 4 6 8 ये सभी संख्याएं सम संख्या हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि जीरो सम संख्या क्यों। दोस्तों सम संख्या की डेफिनेशन ये है कि जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए वो सम संख्या है। तो जीरो में भी तो 2 का भाग चला जाता है ना, तो 0 2 4 6 ये सभी संख्या क्या है, सम संख्या। अगर बात करते हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या है, जिन संख्याओं में 2 का भाग न जाए, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 11 ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं विषम संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, और सम संख्याओं को हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, इसका आप ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अब कंफ्यूजन थोड़ा सा स्टार्ट होता है यहाँ से। अब जो अगला नंबर है वो है परमेय संख्या। परमेय संख्या दोस्तों क्या होती है, परमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। यहाँ पे व्यक्त किया जा सके का क्या मतलब है दोस्तों, कि या तो वो P/Q के फॉर्म में हो या हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी P/Q के फॉर्मेट में अगर हम कोई संख्या लिख पा रहे हैं तो वो संख्या रेशनल नंबर है, परमेय संख्या। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि जो P और Q है वो इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर आप जानते हैं, ये सारे इंटीजर माइनस और प्लस के जो सारे हैं वो सारे इंटीजर हैं। P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि P, Q जो है ना बिलोंग्स टू एन इंटीजर, मतलब ये P और Q जो है वो इंटीजर होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो नीचे वाली संख्या है वो कभी 0 नहीं होगी। जो रेशनल नंबर होंगे उनमें नीचे वाली संख्या कभी 0 नहीं हो सकती। तो जो भी संख्या हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, परमेय संख्या हैं। तो जरा एक नजर डाल देते हैं परमेय संख्या कौन कौन सी बन सकती हैं, जरा ध्यान दें भाई। P/Q तो हम अगर जैसे बात कर रहे हैं 3/4 ये P/Q का फॉर्मेट है। हमने कहा -7/8 ये भी तो है, ठीक है, P/Q। अब जैसे हमने कहा 11/17 ये भी P/Q है। जैसे दोस्तों हमने कहा 0। अब यहाँ पे लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है कि 0 तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमें पता है कि प्रत्येक संख्या में 1 का भाग चला जाता है, ठीक है। प्रत्येक संख्या 1 से डिवाइड हो जाती है। तो क्या हम 0 को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं 0.1? भाई इस 0 को हमने इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख दिया, क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं ना। तो 0 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये बन गया P/Q का फॉर्मेट। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि जिन्हें हम भले ही वो संख्या P/Q के फॉर्म में ना हो, लेकिन अगर हम उसको बिना उसकी वैल्यू चेंज किए P/Q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो वो संख्या परमेय होगी। तो 0 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। और सारे के सारे इंटीजर को आप ध्यान दें तो सारे के सारे इंटीजर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का भाग तो हर संख्या में जाता है। भाई नीचे 0 नहीं होना चाहिए Q में, मतलब जो नीचे वाली संख्या जो डिनोमिनेटर है वहां पे 0 नहीं होना चाहिए। और 1 तो हो ही सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए नीचे। तो 0 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं P/Q। और आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे इंटीजर में हम अगर 1 का भाग देंगे तो क्या इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं। तो सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो भी क्या है, परमेय संख्या है। ये बात आप ध्यान रखिए कि हर इंटीजर रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर मतलब सभी इंटीजर जो है ना वो भी रेशनल नंबर है, परमेय संख्या।
क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है कि जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, भले ही वो P/Q का फॉर्म ना हो। ठीक, अब बात आती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर दोस्तों क्या है कि वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या, वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा, जो अगर जैसे वर्गमूल के अंदर कोई संख्या ऐसी होगी जिसका वर्गमूल आ जाएगा पूरा तो वो रेशनल नंबर होगी। ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर वो नंबर होगा जो वर्गमूल के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे सपोज करो हमने कहा √2, √3, ठीक है, √5, √6। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हम जैसे √1 लिखते तो क्या ये होती, क्योंकि जो अंडर रूट के अंदर जो ये संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर वो संख्या होती है जिसका अगर हम वर्गमूल लें तो वो एक इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। तो आप देखो कि अगर हम इसका वर्गमूल लें तो ये एक ही आ जाएगा, ये भी एक इंटीजर होगा, तो ये तो रेशनल नंबर में आ जाएगी। ठीक है ना? तो आप ये चीज ध्यान रखें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, √3, √5। अब देखो √4 को हमने क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि 4 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है, उसका वर्गमूल आ जाएगा एक इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, तो 5, 6, √7, ठीक है, ये बहुत सारी संख्या इस तरीके से हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और, इंक्लूडिंग पाई जो है ना, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात जा रही होगी कि पाई का मान 22/7 होता है। तो दोस्तों 22/7 जो होता है ना, वो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है, उसको हम अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के लिए पूरा 22/7 मानते हैं। हालांकि वो बहुत जो उसकी वैल्यू है ना, वो 22/7 के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए हम उसको पूरा का पूरा 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा 22/7 जो मान उसका एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है, तो पाई भी आप ध्यान रखें, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अपरिमेय संख्या, और इससे हम पहले भी बताया परिमेय संख्या, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि परिमेय संख्या में कभी कभी इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि जीरो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो जीरो आप ध्यान रखें परिमेय संख्या है। आप सीधी सी एक चीज आप ध्यान रखें कि सारे के सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक, अब बात आती है दोस्तों अभाज्य संख्या। यहां से हम थोड़ा सा समझेंगे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है, हमें पता है कि हर संख्या एक से डिविजिबल होती है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, और हर संख्या स्वयं से भी डिविजिबल होती है। मतलब जैसे हमने कहा 5, तो 5 में 1 का भी भाग चला जाएगा और 5 में इटसेल्फ यानी 5 का भी भाग चला जाएगा दोस्तों। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो हर संख्या जो है ना 1 से डिविजिबल होगी और खुद से भी डिविजिबल होगी। तो जब सभी संख्याओं के बारे में ऐसा है तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी आपकी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अब हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो अभाज्य संख्या होती हैं वो किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती हैं 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के, मतलब एक और उसी संख्या को छोड़ के अगर कोई नंबर किसी भी संख्या से नहीं अगर कटे तो हम उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, जरा ध्यान दें। अगर हम बात करें जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। दोस्तों हमने 2 की बात अगर हम करें, अभी हमने 1 नहीं लिया है, हम आपको 1 बताएंगे कि 1 आपकी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या नहीं होती है। उसके बाद हम बताएंगे कि क्यों नहीं होती, हम पूरा डाउट आपका क्लियर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखो जो आपकी अभाज्य संख्या होती है इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ये कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से और मतलब बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। अब अगर हम 2 की बात करें तो 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी संख्या से कटेगा ये नहीं कटेगा। इसी तरीके से 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का जाएगा स्वयं का। इसी तरीके से 5 में 1 और 5 का जाएगा, 7 में 1 और 7 का जाएगा, 11 में 1 और 11 का जाएगा, 13 में 1 और 13 का जाएगा, 17 में 1 और 17 का जाएगा। मतलब ये सभी संख्याएं ऐसी संख्या हैं जो 1 से कट सकती हैं या खुद से कट सकती हैं, इसके अलावा वो किसी नंबर से नहीं कटेंगी। तो ये संख्या कहलाती है दोस्तों अभाज्य संख्या। ध्यान। अब भाज्य संख्या क्या होती है, अब भाज्य संख्या जो बच गई हैं सारी की सारी भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 और स्वयं को छोड़कर भी किसी संख्या से कटती हैं। ठीक है, जैसे बात करें हम 4,
6, 8, 9, 10, ठीक है, 12, और ये बहुत सारी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात कि हमने इन दोनों संख्याओं में, भाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं में एक हमने शामिल नहीं किया, तो क्या भाज्य और अभाज्य संख्याओं में एक नहीं आता, मतलब एक न तो भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या। तो दोस्तों नोट करके आप ये लिख लें कि जो एक है न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। अब ये जो संख्याएं स्टार्ट हो रही हैं, यानी अभाज्य संख्या वो 2 से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। दोस्तों ये पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली अभाज्य संख्या क्या है। तो पहली अभाज्य संख्या आप 1 कभी ना लें, पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि 2 तो एक सम संख्या है, तो 2 तो नहीं होगी अभाज्य संख्या, तो वो 3 से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि 2 जो है ना, 2 भी अभाज्य संख्या है। अब 2 के बारे में एक चीज और पूछी जाती है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये सारी की सारी जितनी भी आपकी ये संख्या है, यानी अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो 2 को छोड़ के सारी की सारी आप देख रहे होंगे कि विषम संख्या है, ठीक है। तो यानी अभाज्य संख्याओं में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो समभी है, ठीक है, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी है और समभी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो 2 है, 2 के बारे में आप ध्यान रखें, 2 पहली अभाज्य संख्या तथा एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसी एक ही संख्या है जो समभी है और अभाज्य भी है, बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम, ठीक। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याओं के बारे में जैसे हमने कहा कि ये संख्याएं एक और खुद को छोड़कर भी किसी न किसी संख्याओं से कटती हैं। तो जैसे हम बात करें 4 की, तो हम 4 की अगर बात करें तो जो 4 है वो 1 से कटेगा, 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, 4 से भी कटेगा। क्या इसको छोड़ के किसी से कटेगा, 2 से कटेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 और 6 को छोड़ के 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। ये 1 और 8 को छोड़ के 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ये 1 और 9 को छोड़ के 3 से भी कटेगी। तो ये सारी संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों इसको जो है ये अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स, और हिंदी में इनका एक और नाम है जिसको लोग बहुत कम समझ पाते हैं, इनको हम कहते हैं रूढ़ संख्याएं, ठीक है। रूढ़ संख्याएं भी इनको कहते हैं। तो आप इनका नाम जो है वो याद रखें, कभी पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो अभाज्य संख्याओं को ही रूढ़ संख्याएं कहते हैं। इसी तरीके से भाज्य संख्याएं, यानी इंग्लिश में इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो जो इनका जो है ना, इनका भी एक नाम है, इनका भी इसी तरीके का एक नाम है कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनको हम हिंदी में यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब बात दोस्तों आती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें एक को छोड़ के कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो। एक तो सब में गुणनखंड कॉमन होता है क्योंकि सारी संख्याएं 1 से कटती हैं। दोस्तों गुणनखंड होता है क्या है, फैक्टर क्या होता है, जिस संख्या से किसी संख्या में भाग चला जाए वो सारे के सारे उसके फैक्टर होते हैं। तो हमें पता है कि 1 का भाग तो हर संख्या में जाता है, यानी 1 जो है ना हर संख्या का फैक्टर होता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं सहअभाज्य संख्या, तो संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो 1 को छोड़। तो क्या अगर हम बात करें, जैसे हम कहें 3 और 5, तो 3 और 5 सहअभाज्य संख्या हो सकती हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें 5, 9, तो क्या ये सहअभाज्य संख्या है, यानी कोई बड़ा नंबर है क्या, बिल्कुल है। 5 और 9 में क्या कॉमन है भाई, 5 और 9 में अगर हम बात करें इस 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 3 गुणे 3 क्या इसमें है, नहीं। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जो संख्याओं का ऐसा ग्रुप हो जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। भाई ये 2 से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे हमने कहा 4, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये जैसे मान लो 4 संख्या है, ये चारों की संख्या आपस में सहअभाज्य संख्या है। क्यों, आप इन्हें देखो कि सभी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 4 2 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको, कहीं 2 है नहीं। 5, 7, 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, कहीं भी 3 है नहीं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, कि ऐसी संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक। सहअभाज्य संख्याओं के बारे में बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं, बहुत बार ये लोगों के दिमाग में आता है कि एक जो है ना वो न तो भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या है। उसको थोड़ा सा हम समझाते हैं यहाँ पे क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है। अब दोस्तों हमने भाज्य और अभाज्य के बारे में समझा। हमने अभाज्य के बारे में क्या समझा था कि भाई वो किसी से कटती नहीं है, एक और खुद को छोड़ के, यानी अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं,
क्लियर? अभाज्य संख्याओं के सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं, दो के अलावा ना तो दो से ज्यादा हो सकते हैं और ना तो दो से कम हो सकते हैं। मतलब अभाज्य संख्याओं के हमें पता है कि दो फैक्टर होंगे, और भाज्य संख्याओं के कितने फैक्टर होंगे भाई? मोर देन 2। दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के केवल दो फैक्टर होते हैं और भाज्य संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर होते हैं, क्योंकि जो भाज्य संख्या है वो एक और खुद से छोड़कर भी किसी न किसी संख्या से कटती है। तो अगर हम बात करें जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने ये सारे अंक लिखे। अब आप ध्यान दें, पहले में की बात बाद में करेंगे। हम दो की जैसे बात करें तो दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके फैक्टर कितने होंगे? 2, 1 और 2। ठीक है, ये 3 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके भी फैक्टर 1 और 3 होंगे। 4 कैसी संख्या है? 4 भाज्य संख्या है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। ठीक है ना? अब अगर बात करते हैं 5, तो 5 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके फैक्टर 1 और 5 दो ही होंगे। 6 की बात करें तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, 7 की बात करें तो ये अभाज्य संख्या है, इसके फैक्टर 2 ही होंगे। ठीक है, 8 की बात करें तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, 1, 2, 4, 8। ठीक है, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। अब 9 की बात करें तो 9 भी एक भाज्य संख्या है, इसके फैक्टर कितने होंगे? इसके फैक्टर भी मोर देन 2 होने चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 3 और 9। ठीक है, तो हमने सभी संख्याओं में एक के बाद जितनी भी सभी संख्याएं आ रही हैं उनमें भाई फैक्टर या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। तो जिसमें 2 होंगे वो संख्या अभाज्य है, और जिसमें 2 से अधिक होंगे वो संख्या भाज्य है। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें एक, तो एक के बारे में दोस्तों क्या है कि एक का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो इटसेल्फ। ठीक है, तो ये ना तो भाज्य की कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि भाज्य में 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ना अभाज्य की कंडीशन फॉलो करता है, क्योंकि अभाज्य में भी कम से कम मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य में भी 2 फैक्टर होने चाहिए। इसलिए जो है ना एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना अभाज्य संख्या होती है। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि एक जो है ना तो भाज्य संख्या होती है और ना अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा ये समझ लो कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, सारी की सारी रियल नंबर थी, यानी सभी के सभी रेशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर। अगर हम सबको एक साथ जोड़ दें, सबको एक साथ क्लब कर दें, तो रेशनल और इरेशनल इंक्लूड अगर हम सबको कर दें तो ये जो सेट बनता है इसको हम कहते हैं रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में सारे के सारे रेशनल और सारे के सारे इरेशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर दोस्तों क्या है कि सभी के सभी रेशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ के रियल नंबर है। ठीक है, तो सभी के सभी परमेय तथा अपरिमेय संख्याएं संयुक्त रूप से क्या है? रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है दोस्तों? इमेजिनरी नंबर का नाम क्यों पड़ा दोस्तों? कि इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ऐसा नंबर रियल में हम लोग मैथमेटिक मतलब काउंटिंग में ऐसा कोई भी नंबर यूज नहीं होता है, लेकिन आप देख लें कि ये नंबर क्यों है, आप ये काल्पनिक क्यों है। ठीक है, ये समझ। जैसे मान लो हमने कहा अगर कि 7 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 49 होता है। और अगर हम बात करें -7 का स्क्वायर, तो ये भी दोस्तों 49 होता है, आपको पता है। ठीक है, यहां से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर हम करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव का वर्ग करेंगे तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव का करेंगे तब तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनको काल्पनिक नंबर क्यों कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जैसे काल्पनिक नंबर दोस्तों कौन कौन से होते हैं? रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर सारे नेगेटिव नंबर काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। जैसे हमने कहा -1 रूट के अंदर -2 रूट के अंदर -3। ठीक है, और ये सब बहुत मतलब सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी ये नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव है इनको हम काल्पनिक नंबर क्यों कहेंगे? काल्पनिक नंबर क्यों है? जैसे दोस्तों हमने बात करी, जैसे रूट के अंदर -1 है। ठीक है, रूट के अंदर -1 है, तो हमने मान लिया जैसे ये एक नंबर है x, जो ये क्या है? रूट के अंदर -1। अगर हम दोस्तों इसका स्क्वायर करते हैं
स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। जबकि हम ये देख चुके हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ ये बात कैंसिल होगी, मतलब जो रियल नंबर है वास्तव में उनमें रियल नंबर की किसी भी संख्या का वर्ग पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक ही होगा। तो यहाँ से ये साबित होता है कि ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या इमेजिनरी, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि इससे बाहर संख्याओं के बारे में कोई बता नहीं सकता, ठीक है। संख्याओं के बारे में ये था सारा कुछ कि किस किस टाइप की संख्या होती है, संख्याओं को हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया है। पहले हमने एक ट्री के पहले हमने एक चार्ट के रूप में समझाया, उसके बाद हमने हर संख्याओं बहुत बारीकी से समझा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के जो बगल में बेल आइकन होता है उसको भी आप दबाना मत भूलें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।